CNN पर नौकरी के ज़माने में अफ़गानिस्तान जाकर तालिबान और हामिद करज़ई के ज़मानों में रिपोर्टिंग करने वाले मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में धमाके के बाद फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने आप को अफ़गानिस्तान से डिसकनेक्ट करें, डिसएसोसिएट करें, अलहदा करें। इस शेर में शायर मुबैना तौर पर ये धमकी दे रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि अफ़गानिस्तान को तो हम भेंटी लगाने लगे ही लगे हैं, तो अगर तुम अपने आप को अफ़गानों से अलग नहीं करोगे तो फिर ज़ाहिर है तुम्हें भी फेंटी भुगतनी पड़ेगी, यानी कि मज़ीद कोलैटरल डैमेज भुगतना पड़ेगा। चुनांचे तुम अपने आप को अफ़गानिस्तान से डिस्कनेक्ट कर लो। टेक्निकली ये धमकी बैनुस सुतूर ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए थी कि आप अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की बात करना बंद कर दें, आप ऑपरेशंस की मुखालफत करनी बंद कर दें। अगर कोई बंदे मरते हैं या ज़िंदा रहते हैं तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ख़ुद अफ़गानों को गले लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या ज़ियाउल हक ने ये पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर बनाई थी कि अफ़गानिस्तान में जहाद लड़ना है और वहाँ पर ये फ़ौजें बनानी हैं और उनको रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़वानी है, और फिर जब रूस वहाँ से चला भी गया तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत गिरानी है, दूसरी ग्रुप की हुकूमत बनानी है? क्या ये पॉलिसी सोहेल अफरीदी ने बनाई थी, इमरान खान ने बनाई थी, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने ये पॉलिसी बनाई थी? ये जिन लोगों को आप खैबर पख्तूनख्वा में कैंप बनाकर ट्रेनिंग दिया करते थे और आप वहाँ से पख्तूनों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी भर्ती किया करते थे, सिर्फ आप अफ़गानों को, अज़बकों को, ताजिकों को, करगेज़ियों को, सूडानियों को, मिस्रियों को, फ़लस्तीनियों को, अरबों को ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे। वहाँ पर उसामा बिन लादेन और अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर के ज़ेर साया अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने और फिर मुल्ला उमर की हुकूमत मुस्तहकम करने, शुमाली इत्तेहाद को हराने के लिए ये जो कुछ आप करते रहे 15-20 साल तक, वो सब कुछ क्या इमरान खान करता रहा, सोहेल अफरीदी करता रहा? सोहेल अफरीदी उस वक़्त पैदा भी नहीं हुआ था, इमरान खान उस वक़्त क्रिकेट खेल रहा था और कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था, और खैबर पख्तूनख्वा के जो आज के नौजवान हैं जो आपकी कोलैटरल जंग का निशाना बन रहे हैं, वो भी उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक़्त यही आपका आफ्ताब शेरपाओ ज़िंदा था, आपका फैसल करीम कुंडी ज़िंदा था, आपका मौलाना फजल रहमान ज़िंदा था, और आप ही लोग थे। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ भी कहीं पंघूड़े में खेल रहे थे। मोहसिन दावड़ ने जिरगे में, खैबर पख्तूनख्वा में जो सोहेल अफरीदी साहब ने जिरगा ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें खिताब करते हुए कहा कि ये जो आप मोहसिन नकवी के इसी स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ रहे हैं दहशतगर्दी को, ये हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने यहाँ पर नहीं लेकर आए। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये हम पंजाबी जर्नैलों की वजह से भुगत रहे हैं। जी हाँ, ये लफ्ज़ मोहसिन दावड़ ने इस्तेमाल किए हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ये पंजाबी जर्नैलों की थोपी हुई दहशतगर्दी है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं। फ़ैसला आप करते हैं। जनरल बाजवा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ नहीं रखता था, और उस वक़्त के ISI चीफ़ जो आजकल आप लोगों को पसंद नहीं है, पता नहीं क्या नाम है उनका भला सा, जो इस वक्त कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। चुनांचे ज़ियाउल हक का डोमिसाइल ज़रूर पेशावर का था, लेकिन ज़ाहिर है वो भी मुहाजिर थे। जी हाँ, वो भी जलंधर के अराई थे और वो इंडिया से हिजरत करके आए थे। उसके बाद उनका डोमिसाइल ज़रूर पेशावर का था, लेकिन वो भी पख्तून नहीं थे, पश्तो नहीं बोलते थे, उनका कोई ताल्लुक़ पठानों से नहीं था। वो अराई थे, जलंधर के थे, पंजाबी बोल लेते थे। बहरहाल, तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो अब दहशतगर्दी आगे बढ़ती जा रही है, इसको PTI और सोहेल अफरीदी पर थोपना, आपने अल्टीमेटली अगर गवर्नर राज लगाना है तो ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें ना। 27वीं आईनी तरमीम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को। यानी अब पहली अपॉइंटमेंट जिस जज को सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत में भेजना है, वो कौन भेज रहा है? वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने कलम से ख़ुद भेज रहे हैं। उनके पास वो किस तरह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जजों को आईनी अदालत में भेजने के? यानी जो जजेस उनको पसंद होंगे, जो उनके चमचे होंगे, उनको वो आईनी अदालत में भेजेंगे ना। यही करेंगे ना वो, जस्टिस अमीनुद्दीन, मौला खुश रखे जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, और अल्लाह खुश रखे अपने मोहम्मद अली मज़हर साहब, और ये सारे लोग जिन्होंने गुज़श्ता 1.5 साल में तमाम फ़ैसले सरकार दरबार के हक़ में दिए हैं,
उन सारे जर्नैलों के मुतालिक आप उन सारे जजों को आप भेज देंगे आईनी अदालत में, और उसके बाद उस आईनी अदालत को के जो जजेस मज़ीद आपने अपॉइंट करने होंगे, या किसी हाई कोर्ट के जजेस या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने होंगे, वो कौन करेगा? जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन कैसे बन रहा है? अक्सरियत जिस जमात की है, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसी की जुडिशल कमीशन में उसी के अरकान की अक्सरियत होगी। चुनांचे आप बादियों नज़र में ये समझें कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का ड्रामा है जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को, ये असल में जुडिशल कमीशन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, असल में ये एक गवर्नमेंट है। जिस तरह सरकार की कौमी असम्बली में अक्सरियत है और पीटीआई की अकलियत है, बैनी जुडिशल कमीशन में भी सरकार की अक्सरियत है और मौलाना फजल रहमान या तहरीक इंसाफ या अपने जो अचकज़ई साहब, इन सब लोगों की अकलियत है। चुनांचे अक्सरियती जमात यानी कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट करेगी और उनको सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल और आइन वफाकी आइनी अदालत, सूबाई आइनी अदालतें और हाई कोर्ट्स में भेजेगी। चुनांचे जो वकील, जो जज मती बनकर रहेगा इस्टेब्लिशमेंट का, वो अब तरक्कियाँ पाएगा, फले फूलेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जिस तरह आपने अदालत का इदारा तबाह कर लिया 27वीं आइनी तरमीम से, इसी तरह अब खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्लियामेंट का इदारा है, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, जो हुकूमत का इदारा है, जो मुंतखब हुकूमत है, उसको भी घर भेजें, चलता करें। जब आप सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को तबाह बर्बाद कर सकते हैं तो मेहरबानी करें, एक हमला और सही, मैं हूँ मुश्ताक जफ़ा, मुझ पे जफ़ा और सही, ये ड्रामा ख़त्म कर दें जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत बनाई हुई है ना, और जो ब्लेम गेम दे रख रहे हैं। असल में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़ायदा पीटीआई को नहीं हो रहा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़ायदा भी हुकूमत को ही हो रहा है, यानी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हुकूमतों को ही हो रहा है। उनको बेहतरीन किस्म का एक ब्लेम गेम करने के लिए एक पंचिंग बैग मिला हुआ है। इस्लामाबाद में धमाका हो जाए, वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का कब्जा हो जाए, या किसी भी जगह और कोई भी पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का वाक़या आप कहते हैं सोहेल अफरीदी की वजह से हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वजह से हो गया, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की वजह से हो गया, इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से हो गया। यार ड्रामेबाजी ख़त्म कर दो ना, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म कर दो, कुंडी राज लगा दो, आफ्ताब शेर पावर राज लगा दो, जो किसी जर्नैल को लेफ्टिनेंट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बना दो जैसे अंग्रेज़ दौर में होता था। बस बात ख़त्म करो, अपनी मर्ज़ी का गवर्नर बना दो और अपनी मर्ज़ी का गवर्नर राज के ज़रिए आप सूबे को कंट्रोल करके देख लें। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं तो काबू पा लें, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपसे दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही, या आपकी पॉलिसियों में तसलसल खुद नहीं है। एक आर्मी चीफ, एक DGISI, एक वज़ीर आज़म आता है, वो एक पॉलिसी बनाता है, अगला आता है दूसरी बना लेता है। हम जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से देख रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने बॉर्डर के मुंह खोल दिए, अमेरिका को अड्डे दे दिए, उन्होंने लाल मस्जिद पर हमला कर दिया, अकबर बुकटी पर हमला कर दिया। उनकी इन हरकतों के नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में वजूद में आई। ये लाल मस्जिद के रिएक्शन के तौर पर वजूद में आई थी। अगर आज की नौजवान नस्ल नहीं जानती तो उन्हें हम बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम की कोई जमात 2007 से पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, और एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, यानी वजूद में ही नहीं आई थी। किसी को ये ख्याल नहीं आया था। ISIS जो दाश है वो भी वजूद में नहीं आई थी। अमेरिका ने जब इराक़ में और ईरान में, इराक़ में, कुवैत में स्ट्राइक्स की, मिडिल ईस्ट में, तो उसके एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, उसके रिएक्शन के तौर पर दाइश वजूद में आई, और वो जब उसको फिर मार पड़ी, अमेरिका की तरफ से बमबारी हुई उस पर इराक़ में, तो वो भागकर अफ़गानिस्तान वो दहशतगर्द आ गए, और फिर वहाँ से कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है, ये भी वजूद में आई जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लाल मस्जिद अटैक के नतीजे में। मौलवियों को, पाकिस्तानी मौलवियों को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने अफ़गानिस्तान के मौलवियों के साथ मिलकर ये जमात पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बना दी यूँ। और उसके बाद ये जो अलकायदा है, ये भी फ़लस्तीन में जो अमेरिका के मज़ालिम थे उनके नतीजे में वजूद में आई। चुनांचे ये आज जितनी भी हम दहशतगर्द तंजीमें दुनिया में बड़ी बड़ी देखते हैं, ये अमेरिका की मिस हैंडलिंग, पाकिस्तान की मिस हैंडलिंग के नतीजे में वजूद में आई है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम या इमरान खान या सोहेल अफरीदी की किसी मिस हैंडलिंग के नतीजे में वजूद में नहीं आई, और परवेज़ मुशर्रफ की मिस हैंडलिंग के नतीजे में वजूद में आई। जब जनरल कियानी आए तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया इनके ख़िलाफ़, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेशन था।
उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठाई है वो गुट तालिबान है, जो अफ़गानिस्तान है या उज़्बेक हैं या ताजिक हैं जो बाहर से आके लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो बैठ तालिबान है। बैठ तालिबान या अफ़गानिस्तान चले जाएं या हम उन्हें मारेंगे, और गुट तालिबान को हम नहीं मारेंगे। गुट तालिबान नतीजतन पाकिस्तान पे हमले करते रहे और जनरल कियानी के दौर में बर्बादी आ गई। जब जनरल राहील शरीफ आए उन्होंने कहा कोई गुड कोई बैड नहीं, जो बंदूक उठाएगा रियासत के खिलाफ मैं मारूंगा। उन्होंने मारना शुरू किया, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई। जनरल बाजवा ने कहा यार मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है किसी दहशतगर्दी से, दहशतगर्दी होती है तो होती रहे, मैंने तो पाकिस्तान में म्यूज़िकल चेयर खेलनी है सियासत की। उन्होंने पहले नवाज़ शरीफ को उतार दिया, फिर उन्होंने शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बन गए, फिर उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा लिया, फिर इमरान खान को उतार दिया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया। चुनांचे उनकी सारी तवज्जो म्यूज़िकल चेयर पर थी और उन्होंने कहा चलो अगर कोई राहील शरीफ ने किन लोगों को मारा था तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, मेरे से सुलह कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, उनको वापस आने देते हैं। वो वापस लिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपने साथ मिला लिया और इन्होंने उस वक़्त के DGISI ने, जनरल फैज़ हमीद उनका नाम था, वो जो भूल गया था, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और जनरल इमरान खान, ये तीनों सेम पेज पर थे। तीनों का ये ख्याल था कि इन तालिबान को जिनको जो अब अच्छे बच्चे बन गए इनको वापस ले आना चाहिए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी थे उनको पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए। वो पॉलिसी बैकफायर कर गई, उन्होंने फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और उसके बाद अब आ गया अगले जर्नैल का दौर और अब इनको लगता है कि ये जो कुछ हुआ वो गलत है। तो भाई अब ये पॉलिसियाँ तो जर्नैल बना रहे हैं ना, सियासतदान तो नहीं बना रहा। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, इनमें से किसी की इतनी औकात नहीं है कि ये इसके मुतल्लिक कोई पॉलिसी बना सके। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसका बरमला और वाज़ेह और दो टोक लफ्ज़ों में इज़हार किया। देखिए इमरान खान की एक जमात है, उनकी कोई पॉलिसी हो सकती है, हो सकता है वो कुछ सच बोलें कुछ झूठ बोलें। नवाज़ शरीफ की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनका भी वोट बैंक है, हो सकता है वो भी सच बोलें झूठ बोलें, यही मजबूरियाँ बिलावल और जरदारी की हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का तो कोई वोट बैंक नहीं है, वो तो किसी PTI, किसी PPP, किसी नून लीग के मालिक नहीं है, वो तो आज़ाद आदमी है। और उन्होंने कैटेगोरिकली बताया, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से उधर रहा था, याद रखेंगे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ यूसुफ रज़ा गिलानी की दौरे वज़ारत उज़्मा में हुई हैं और उस वक़्त जनरल कियानी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि जब दहशतगर्दी से पाकिस्तान उधर रहा था तो मैंने जनरल कियानी से कहा कि जनरल साहब ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है, पाकिस्तानी हर रोज़ मर रहे हैं, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे उस वक़्त पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थी। ANP की हुकूमत, वज़रा और ANP की पूरी लीडरशिप, पूरी क्रीम तालिबान ने ख़त्म करके रख दी थी। तो मियाँ इफ्तिखार का बेटा शहीद हुआ, अपने एक और साहब बशीर बलोर साहब शहीद हुए, बहुत कुछ हुआ उस ज़माने में। खैर, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, आप इसको कंट्रोल करें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी बताते हैं कि आगे से जनरल गिलानी ने कहा ये मेरा काम है, आप इसमें मदाखलत ना करें, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, सिक्योरिटी के मसाइल मैं खुद ही देख लूँगा। तो अब बेचारे वज़ीर आज़म की तो ये औकात है भाई पाकिस्तान में। तो अब अगर आपको लगता है कि वज़ीर आज़मों की कोई औकात इस मुल्क में है नहीं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या सिक्योरिटी से मसाइल के मुतालिक पॉलिसी बनाने में, तो सोहेल अफरीदी की औकात है। मजाक ना करें, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ कोई एक पॉलिसी बनाएं, आवाम के साथ मिलकर बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ मिलकर बनाएं। जो सोहेल अफरीदी कह रहा है वो ठीक बात कर रहा है, अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो भी वो ठीक कह रहा है। और अब उसने जिरगा भी बना लिया है, पूरे लोगों को उसने इन्वॉल्व किया है, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई मोहसिन दावड़, क्या आफ्ताब शेरपाओ, हर कम्युनिटी का बंदा, वकला, सबको उसने बुलाया है वहाँ पे, सब मिलकर बात कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें उनके साथ बैठें, एक पॉलिसी बनाएं, साउथ वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुकामी आबादी से उनके एल्डर्स के साथ बैठें, मुश्तरका पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी पर यकसू होकर अमल करें, सब उसकी ओनरशिप लें ताकि कोई उसके ख़िलाफ़ ना जा सके। सोहेल अफरीदी गलत कह रहे हैं तो उसको कायल कर लें, आप गलत कह रहे हैं तो उससे कायल हो जाएं। मिल बैठकर डायलॉग, पढ़े लिखे लोगों का मसाइल को हल करने का तरीका यही होता है। और मुकामी आबादी जो मुतासरा फरीक है, इस दहशतगर्दी के मसले से निमटने का हल और चाबी दोनों उसी के पास है, आपके पास नहीं है। लिहाजा जब एक सियासतदान आपको ये बात समझा रहा है
कि मुकामी आबादी को एंगेज करें और जैसे मुकामी लोग कह रहे हैं वैसे इस मसले को हम टैकल करते हैं, तो ये अच्छी तजवीज़ है, इस पर अमल करें। खाली ब्लेम गेम से तू बुरा इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होंगे।